हद कर दी आपने। ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा, मगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो नई कहानी सामने आई है, उनकी सरकार के कारनामों की जो नई पोल खुली है, उसे जानकर आपकी जबान से ये निकल ही जाएगा कि ये तो हद कर दी साहब ने। जी हां, मोदी सरकार के कामकाज तथा प्रधानमंत्री मोदी और उनके व्यक्तिगत कैरेक्टर जैसे उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या बोल जाते हैं। इसके अलावा आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया से लेकर तमाम चीजों का जो खुलासा हुआ है, सच कह रहा हूं, जानकर आपकी खोपड़ियां घूम जाएगी। यकीन नहीं होगा कि जो व्यक्ति गला फाड़ फाड़ कर देश की चौकीदारी करने का वादा कर रहा था, उनकी सरकार में ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं और वो भी इन सब में शामिल थे। और ये बातें खुद मोदी सरकार के ही एक बड़े अधिकारी ने बाकायदा लिख कर बताई हैं। पूरे मामले को सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि राहुल गांधी ने जो नारा दिया था कि चौकीदार चोर है, कहीं वो नारा बिल्कुल सच तो नहीं था। एकदम आसान भाषा में पूरी बात आपको बताऊंगा, लेकिन वादा करिए कि कम से कम 5 लोगों तक ये वीडियो फॉरवर्ड जरूर करेंगे और भक्तों को जरूर दिखाएंगे। वैसे भी आजकल ऐसा लग रहा है कि आईटी सेल की टोली हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई है और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने मणिपुर में पीड़ितों के लिए कुछ विशेष निर्देश दिए। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही चर्चा यह भी होगी कि जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ, क्या बीजेपी के साथ जाना अपना घर फूकने के बराबर हो चुका है? इसका एक अन्य उदाहरण सामने आया है, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि क्या कांग्रेस का डर पीएम मोदी के दिल और दिमाग में चढ़ गया है, बहुत भीतर तक समा गया है। और ये बात मेरी नहीं है, एक समय में खुद पीएम मोदी ने यही बातें कही थी। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश में मीडिया के नाम पर अब सिर्फ सोशल मीडिया ही बचा है जो देश की असलियत आपके सामने लाता है। और आज हम जिस मसले पर बात करने वाले हैं, यदि देश का मीडिया, ज्यादातर मीडिया सत्ता का गुलाम न होता, तलवे न चाटता, तो ये बातें बहुत पहले ही आपके सामने आ चुकी होती। हमारा काम पसंद आए तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात स्वघोषित चौकीदार की कर लेते हैं, जिसकी चौकीदारी पर आए दिन सवाल उठते रहे हैं, मगर इस बार सवाल बहुत ही बड़ा, गंभीर, चिंताजनक और शर्मनाक है। भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। इस किताब में वैसे तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, मगर द वायर ने अपनी रिपोर्ट के जरिए इसे संक्षिप्त करके पब्लिश किया है और हम उसे और भी ज्यादा संक्षिप्त तथा सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें यदि यूं ही उठाकर रख दिया जाए तो बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाएंगे, और मेरे ख्याल से ऐसी वीडियो का कोई अर्थ नहीं जिसे आम जनमानस समझ ना पाए, जिसे बिना पढ़ा लिखा आदमी भी समझ ना पाए। तो एकदम आपकी भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, सुन लीजिए। साल 2016 में देश के भीतर नोटबंदी की गई थी। अचानक वाली इस नोटबंदी को सबसे छुपा कर रखा गया था और स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने रात 8 बजे कैमरे पर आकर इसकी घोषणा कर दी और कह दिया कि 1000 और 500 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं होंगे। और इसके बाद देश का गोदी मीडिया, तमाम भाजपाई नेता और सभी लोग वाहवाही करने में जुट गए, कहने लगे कि वाह वाह, कितना बड़ा कारनामा हो गया है, अब तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वाले बर्बाद हो जाएंगे, आतंकवाद, उग्रवाद, नस्लवाद और दुनिया भर के जितने भी वाद हैं सब समाप्त हो जाएंगे। नोटबंदी को इस तरीके से पेश किया गया मानो देश की हर एक समस्या आपके लिए रामबाण मिल गया हो और मोदी सरकार ने ऐसा कारनामा कर दिया है। जबकि विपक्ष के तमाम नेता जैसे राहुल गांधी ने भी उस वक्त साफ साफ ये कहा था कि ये नोटबंदी देश की आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद करके रख देगी। मगर जैसा कि उस वक्त जोर शोर से राहुल गांधी को पप्पू घोषित किया गया था तो उनकी बातों का मजाक उड़ाया गया। हालांकि राहुल गांधी ने जितने समय बाद अर्थव्यवस्था को झटका लगने की बात कही थी, झटके उसी समय लगने शुरू हो गए थे। यह अलग बात है कि उसकी खबर सामने नहीं आ रही थी क्योंकि गोदी मीडिया सत्ता की जेब में था। नोटबंदी 2016 के आखिरी समय में हुई और आज जिस मामले की चर्चा हो रही है वो लगभग 2 साल बाद की है, यानी 2018 की है। एक मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री, RBI के गवर्नर उर्जित पटेल समेत तमाम अधिकारी बैठे हुए थे। इसमें उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल थे। देश के आर्थिक हालात खराब परिस्थितियों में थे, जिससे निपटने के लिए चर्चा हो रही थी। सरकार की तरफ से RBI गवर्नर उर्जित पटेल से पैसे की डिमांड की जा रही थी और कहा जा रहा था कि देश की हालत ठीक नहीं है, बैंकों को पैसे की जरूरत है, RBI के पास जो पैसा रखा हुआ है उसमें से हमें दे दीजिए। मगर उर्जित पटेल ऐसा करना नहीं चाहते थे। आप इस मामले को अपने घर के उदाहरण से ऐसे समझ लीजिए कि परिवार की एक जिम्मेदार महिला विपरीत परिस्थितियों के लिए कुछ पैसे जुटा कर रखती है कि कभी कोई समस्या आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए तो जो पैसा मैंने बचा कर रखा है वो घर के काम आ जाएगा। और घर का एक सदस्य जो कर्जा लेकर घी पीने का आदी है, जो कर्जखोरी करके फिजूल खर्ची और अय्याशी करने का आदी है, वो पैसे की डिमांड कर रहा है, कह रहा है कि जो पैसा तुम्हारे पास है, जो तुमने बचा कर रखा है, वो निकाल कर हमें दे दो। मगर घर की महिला बार बार कहती है कि ये समस्याएं तुमने पैदा की हैं, तुमने कर्ज लेकर फिजूल खर्ची की है, तो जो समस्या तुमने पैदा की है तुम खुद उससे निपटो, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं अपने पैसे बचा कर रखूंगी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी।
ऐसी ही बातें उस वक्त के आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल कर रहे थे। सरकार ने जब बार बार उनसे पैसे देने की बात कही तो उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर कहा कि सरकार अपनी फिजूल खर्ची कम करे, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला खेला करना बंद करे। जो परिस्थितियां बनी है वो सरकार की नीतियों और उनकी पॉलिसीज की वजह से बनी है। जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है वो उनकी वजह से है, यानी सरकार की वजह से। तो सरकार को जो करना है करे, आरबीआई का उसमें कहीं कोई रोल नहीं है। जो भी करना है वो सरकार को ही करना है। मगर इस तरह की बातों को सुनकर भारत के प्रधानमंत्री गुस्सिया गए, नाराज हो गए, भड़क गए और इतने नाराज हो गए कि आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को सांप कह दिया। सांप, यानी कि उर्जित पटेल की तुलना धन के ऊपर बैठे हुए सांप से कर दी। सोच कर देखिए, पूरे देश के बैंकों का जो बैंक है, उस बैंक का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, जिसके हस्ताक्षर के भरोसे आपकी जेब में रखी हुई नोट चलती है, उस अधिकारी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांप की संज्ञा दे रहे हैं। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि भारत के प्रधानमंत्री इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं? चुनावी भाषणों में कुछ भी बोल देने की उनकी पुरानी आदत है। करोड़ों की गर्लफ्रेंड से लेकर कांग्रेस की विधवा, इससे भी आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। उन चीजों को आप राजनीतिक नजरिए से देख सकते हैं, मगर अपने ही अधिकारी को, अपने देश के सबसे बड़े बैंक के सबसे बड़े अधिकारी को भरी मीटिंग में इस तरह की बात बोलना, और वो भी तब जब वो अधिकारी देश के हित में बात कर रहा हो, यह निश्चित ही बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। इस किताब में यह भी लिखा गया है कि उर्जित पटेल कुछ ऐसा फार्मूला तैयार करके लाए थे जिससे जो लोन डिफॉल्टर है, जो एनपीए है, यानी बैंकों का लोन लेकर जो लोग नहीं चुकाते हैं, जो रफू चक्कर हो जाते हैं, उनकी वसूली का फार्मूला लेकर आए थे उर्जित पटेल। इस पर भी मोदी सरकार सहमत नहीं हुई। अब सवाल यह है कि यदि उर्जित पटेल देश के बैंकों का पैसा लेकर भागने वालों के खिलाफ या फिर पैसा निकालने का कोई फार्मूला लेकर आए थे, तो देश की सरकार को यह पसंद क्यों नहीं आया? क्या यहां पर यह सवाल नहीं उठता कि मोदी सरकार क्या डिफॉल्टर्स के पक्ष में खड़ी होती है? हालांकि होती है कि नहीं होती है, इसके तमाम उदाहरण उपलब्ध हैं। पिछले सालों में आपने देखा है, विजय माल्या से लेकर पता नहीं कौन कौन मोदी देश का पैसा लेकर फरार हो गया। इतना ही नहीं, ये जो मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग में उर्जित पटेल ने यह भी कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, उससे भी कहीं ज्यादा खराब स्थिति असल में है। यानी कि देश की जनता को देश की जो हालत दिखाई जा रही थी, उससे भी कहीं ज्यादा भयावह स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था उस वक्त चल रही थी। मगर सोच कर देखिए, यदि ये सारी बातें साल 2018 में आपके सामने आ जाती, तो साल 2019 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था। पूरा माहौल बदल जाता और यह भी हो सकता था कि अगली सरकार बदल जाती। मगर ऐसे मौके पर गोदी मीडिया ने भरपूर साथ दिया। अभी और सुनिए, उर्जित पटेल तथा सरकार के बीच कई मसलों पर लगातार टकराव चल रहा था। उनमें से एक मामला था चुनावी बॉन्ड का। हमने कई बार इस बात पर चर्चा की है कि पारदर्शिता के नाम पर मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड में भारत की 140 करोड़ जनता की आंखों पर पट्टी, काली पट्टी बांधी है। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि पट्टी बांधने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हुए कहते हैं कि हमने चुनावी बॉन्ड प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है। यहां 2 लाइन में समझ लीजिए कि मोदी सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि कौन व्यक्ति, यानी कौन सी कंपनी किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दे रही है, इसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। यह अलग बात है कि जो सत्ता में है वो कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऐसा ही आरोप हाल फिलहाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया है। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी जो चुनावी बॉन्ड खरीद रही है, यानी जो चंदा दे रही है, उनमें से ज्यादातर हिस्सा बीजेपी को जा रहा है, और जो लोग अन्य पार्टियों को देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जैसे ही किसी अन्य पार्टी को चंदा देंगे वहां ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो जाती है, क्योंकि सरकार को पता चल जाता है कि कौन आदमी किस पार्टी को पैसा दे रहा है। ऐसे में कौन व्यक्ति होगा, कौन बिजनेसमैन होगा जो दूसरी पार्टियों को पैसा देना चाहेगा? शायद यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में, यानी कि ये वाली व्यवस्था आने के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि देश भर में जो चुनावी बॉन्ड, यानी जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलता है, उसका सबसे ज्यादा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। जब आप भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश की तमाम पार्टियों को मिले चंदे का आकलन करेंगे तो पता चलेगा कि कितना बड़ा झोलझाल चल रहा है। हमने कई वीडियोज में विस्तार से बताया है कि कितना हिस्सा किसको जा रहा है। यहां बताएंगे तो फिर मामला लंबा हो जाएगा। चुनावी बॉन्ड के मसले पर भी उर्जित पटेल सरकार के फैसलों से खुश नहीं थे और उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर यह सवाल उठाया था कि चुनावी बॉन्ड केवल और केवल आरबीआई ही जारी करे, अन्य बैंकों को इसमें शामिल न किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि चुनावी बॉन्ड केवल डिजिटल मोड में जारी किए जाएं, फिजिकल मोड में नहीं। मगर बात बात में डिजिटल इंडिया का रट्टा मारने वाली मोदी सरकार यहां पर केवल डिजिटल मोड में ही जाती है और इस तरह के तमाम खींचतान के बाद उर्जित पटेल अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति इस पद पर बने रहने के लिए या किसी पद पर बने रहने के लिए देश के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं करना चाहेगा। माफ करिएगा, कोई भी व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नए आरबीआई गवर्नर आए, पता चला कि उन्होंने भर भर के आरबीआई का पैसा सरकार को दिया। अब जरा सोच कर देखिए, जो मोदी सरकार 2018 में ऐसी कंगाले में थी कि आरबीआई से पैसा मांगने के लिए प्रधानमंत्री को गुस्सा होना पड़ता है, वही मोदी सरकार आने वाले
वाले समय में कितनी फिजूल खर्ची करती है। नया वाला हवाई जहाज याद कर लीजिए, 8,500 करोड़ के आसपास। प्रधानमंत्री की नई नवेली चमचमाती काली वाली कार याद कर लीजिए, बताया जाता है कि 12 करोड़ की यह कार थी। नई संसद से लेकर सेंट्रल विस्टा सब कुछ याद कर लीजिए। कोई निर्माण या इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए बुरा नहीं होता, मगर सवाल यह है कि किस वक्त में हो रहा है, कैसी परिस्थितियों में हो रहा है। यहां एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत में आए अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों और सभी सरकारों ने मिलकर 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था और मोदी सरकार ने मात्र 10 साल में ही 100 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा ले लिया। यानी कि अब भारत पर कर्जा बढ़कर 3 गुने के ऊपर हो गया है और यह खुद सरकार का कहना है, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। पिछली बार जब सरकार ने बताया था तो कर्जा, भारत के ऊपर कर्जा 155 लाख करोड़ का था और इन सब के बावजूद मोदी सरकार G20 के नाम पर 4,000 करोड़ से अधिक रुपया हवा में उड़ा देती है। एक ऐसी मीटिंग जिसको करने में बाकी सारे देश 300 करोड़, कोई 400 करोड़, कोई 1000 करोड़ में निपटा देता है, उसी काम को करने में मोदी सरकार 4,000 करोड़ से अधिक रुपया खर्च कर देती है। भोजपुरी में इसी कारनामे को घर फूंक तमाशा देख कहते हैं। वैसे भारत के प्रधानमंत्री किसी भाषण में कह रहे थे कि जितनी मौज करनी है कर लो, घी पीना है पी लो, आगे क्या होगा किसने देखा है। हालांकि ये बातें वो किसी और के मामले में कह रहे थे, दूसरों को नसीहत दे रहे थे, मगर उनके और उनकी सरकार के कारनामों को देखकर ऐसा लगता है कि ये व्यक्तिगत अनुभव रहा होगा। वरना एक तरफ जबरदस्ती करके आरबीआई से पैसा मांगना और दूसरी तरफ 8,500 करोड़ की जहाज खरीदना, 12 करोड़ की कार खरीदना, ये सबके बस की बात नहीं है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि फलाने हैं तो मुमकिन है, क्योंकि फलाने के बिना इस तरह की फिजूल खर्ची और दिखावे का कार्यक्रम कोई और नहीं कर सकता। पिछले दिनों आपने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो देखा होगा। हमने भी उस पर विस्तार से चर्चा की थी कि किस तरीके से एक दूषित मानसिकता की अध्यापिका छोटे से बच्चे को क्लास के अन्य बच्चों से पिटवाती है तथा ऐसा नजर आता है कि धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है और कह दिया है कि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में विफल रहे हैं, यानी फेल हुए हैं। यहां तक पूछा है कि यह कौन सी शिक्षा दी जा रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच करने के लिए एक आईपीएस रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को लगाया जाए। दरअसल महात्मा गांधी के प्रपौत्र तथा सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी ने मुस्लिम छात्र के साथ हुई इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने राज्य की निष्क्रियता का आरोप लगाया था और यह भी कहा था कि एफआईआर में सांप्रदायिक आधार पर निशाना बनाए जाने के पीड़ित के पिता द्वारा लगाए गए आरोपों को छोड़ दिया गया। यानी कि जो एफआईआर हुई उसमें यह नहीं लिखा गया कि धर्म के आधार पर यहां पर भेदभाव किया जा रहा था। इस बात की चर्चा शुरू से ही हो रही थी कि धर्म आधारित भेदभाव का जो मामला है, पुलिस ने उसे नोटिस में क्यों नहीं लिया। और अब वही बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस ओका ने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। शिक्षक छात्रों को एक सहपाठी को पीटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि वे एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है। क्या यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है? राज्य को बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं यूपी सरकार के वकील का कहना था कि राज्य किसी को नहीं बचा रहा है, यानी अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और सांप्रदायिक कोण को अनुपात से अधिक उछाला जा रहा है। लेकिन इस बात पर भी पीठ ने कहा कि घटना का जो वीडियो वायरल है, उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, उसमें जो बातें लिखी हैं, उसे देखकर यह मामला साफ है कि सांप्रदायिक एंगल है और यदि ऐसा है तो फिर ये किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यह न केवल आपराधिक कानून को स्थापित करने में विफलता का मामला है, बल्कि अनुच्छेद 21A जो कि शिक्षा के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, उसका भी उल्लंघन है। आगे कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। इसके साथ ही नियमों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है और यह निर्देश भी दिया गया है कि राज्य पीड़ित बच्चे को बेहतर शिक्षा प्रदान करेगा और विशेषज्ञ बाल मनोवैज्ञानिक के माध्यम से घटना में शामिल सभी बच्चों की काउंसलिंग करेगा। याद करिए, जिस वक्त ये वीडियो वायरल हुआ था उस वक्त भी हमने कहा था कि जिस बच्चे को अन्य बच्चों द्वारा पिटवाया गया, उसके साथ जो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना हुई वो तो अलग का मामला है। सोच कर देखिए अन्य बच्चों के मन में किस तरीके का जहर भरा गया है। और अब कोर्ट ने भी उन सभी बच्चों को काउंसलिंग करवाने का निर्देश दिया है। यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक छात्रों में संवैधानिक मूल्यों के महत्व को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जाता है, तब तक वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो सकती। यदि किसी छात्र को केवल उसके धर्म के आधार पर दंडित किया जाता है तो वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो सकती। इस मामले में सरकार की विफलता साफ साफ दिखती है, जिसे देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी दंग रखे और एक के बाद एक फटकार लगाते रहे। मगर कुल मिलाकर समझना यह है कि भारतीय समाज में जहर का स्तर कहां तक पहुंचा दिया गया है। ऐसे ही जहर का परिणाम पिछले दिनों मणिपुर में देखने को मिला और लगातार देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में मणिपुर का मसला सुना गया। चीफ जस्टिस ने मणिपुर हिंसा के पीड़ितों का आधार कार्ड बनाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही यह भी कहा कि जो पहले से रिकॉर्ड उपलब्ध है तथा बायोमेट्रिक डेटा जो सरकार के पास उपलब्ध है, उसका प्रयोग करके सत्यापन के बाद जो मूल निवासी हैं मणिपुर के, उनका आधार कार्ड बनाया जाए। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति ने रिपोर्ट दिया था कि हिंसा में पीड़ित लोगों के दस्तावेज गायब हो गए हैं। इसी पर चीफ जस्टिस ने यह निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा में मारे जाने वाले लोगों के शवों को दफनाने की बात भी सामने आई।
इस पर चीफ जस्टिस नाराज होते हुए दिखे और उन्होंने कहा कि क्या हम बनाई गई समिति को रद्द कर दें और इस मामलों की सुनवाई खुद करें। हमारा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठकर मणिपुर का प्रशासन चलाने का इरादा नहीं है, हर एक मामले में हम नहीं उतर सकते। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने मणिपुर सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की बात भी कही और यह भी कहा कि किसी भी समुदाय के वकील को अदालत में पेश होने से रोका न जाए और यदि किसी ने इस निर्देश का उल्लंघन किया तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी अपनी नवी रिपोर्ट दे चुकी है और इस पर केंद्र सरकार एक सप्ताह में जवाब देगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मणिपुर सरकार ही पीड़ितों को मुआवजा जारी करने के लिए पर्याप्त फंड देगी। यहां कुछ चीजें और जान लीजिए। मणिपुर में पिछले 4 महीनों से हिंसा चल रही है और अब तक 175 लोग मारे गए हैं, 1100 से अधिक लोग घायल हुए हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं, विस्थापित हुए हैं। इतना ही नहीं, 5000 से अधिक आगजनी का मामला सामने आया है, जिनमें से 4700 से अधिक घरों को और लगभग 400 धार्मिक स्थलों को जलाने का मामला सामने आया है, उनमें तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। 2014 के बाद से जिस नई भाजपा का उदय हुआ उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जो भी राजनीतिक दल या जो भी नेता अन्य पार्टियों से आकर बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर कोई राजनीतिक दल यदि बीजेपी के साथ गठबंधन करता है तो बीजेपी उसे समाप्त करने के प्रयास में लग जाती है। और ये सारे आरोप हवाई भी नहीं है। आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं शिवसेना का क्या हुआ, आप बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी समेत रामविलास पासवान की पार्टी को भी याद कर लीजिए, पार्टी को तोड़ दिया गया और दोनों बीजेपी के साथ गठबंधन में है। ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर अपने विरोधी दलों को तो छोड़ दीजिए, गठबंधन के साथियों को भी बीजेपी ने तोड़ने से गुरेज नहीं किया और अन्य पार्टियों से जो नेता बीजेपी में शामिल हुए लगभग उनका अस्तित्व समाप्ति की ओर ढकेल दिया गया। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे। हाल ही में कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर ने बीजेपी वाली एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ने का फैसला किया और अब खबर आ रही है कि तमाम मुस्लिम नेताओं ने जनता दल सेक्युलर नाम की पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि जिस पार्टी का नाम ही जनता दल सेक्युलर है, सेक्युलर, वो पार्टी बीजेपी के साथ जाकर सेक्युलर रह पाएगी क्या? अब चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि क्या कुमारस्वामी ने अपना घर फूंक कर बीजेपी से दोस्ती करने का मन बना लिया है? क्या एक और पार्टी बीजेपी की दोस्ती की भेंट चढ़ने वाली है? कुछ साल पहले देश के प्रधानमंत्री तमाम पार्टियों के नेताओं पर यह आरोप लगाते थे कि वे लोग दिन रात मोदी मोदी का रट्टा लगाते हैं और ये बताने की कोशिश करते थे कि तमाम पार्टियों के नेता मोदी नाम से घबराते हैं, डरते हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने पीएम मोदी के द्वारा दिए गए पिछले दिनों का एक भाषण जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में दिया गया था, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण क्लिप शेयर किया है और इस क्लिप में दिखाया गया है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। इसे शेयर करते हुए श्रीनिवास ने लिखा है कि कल 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी 18 साल से भाजपा शासित मध्य प्रदेश भोपाल में थे और 51 मिनट के भाषण में उन्होंने 44 बार कांग्रेस का नाम लिया, अर्थात 44 मिनट के आसपास कांग्रेस पर बोले। 18 घंटे कांग्रेस के नाम से ही गला सूखता है। वैसे सवाल यह भी उठने लगा है कि आजकल पीएम मोदी अपने हर एक भाषण में उसका ज्यादातर हिस्सा कांग्रेस पर ही केंद्रित क्यों रखते हैं? क्या ये आने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रति पैदा होने वाला कोई डर है? क्योंकि ऐसी बातों का उदाहरण उन्होंने खुद ही पूर्व में दिया था। वैसे प्रधानमंत्री बार बार कांग्रेस का नाम क्यों ले रहे हैं और इतनी ज्यादा बार क्यों ले रहे हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर करिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए।